नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव वीडियो है। यानी इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में आपको 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा में बाबू यहाँ से आपको 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और गेस किया गया प्रश्न, जो भी क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कराने वाले हैं वो सही प्रश्न गेस किया गया प्रश्न है। आपको आने का 100% चांस है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप एक नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नोट कॉपी बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं बाबू एक सटीक एवं सिंपल आंसर बताएंगे, ताकि आपको आसानी से लिखा जाए, याद हो जाए और परीक्षा में वहाँ बोर्ड एग्जाम में लिख के आए। तो चलिए इसको आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर पाई क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन जो आज का है, कह रहा है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बाबू। अधिकांश आपको चांस है पूछने की कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां के बारे में आप बताइए, क्या जानते हैं वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां। तो याद रखिएगा बाबू, इसको सटीक आंसर कैसे देना है ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। सभी लोग ऐसा ही लिखेंगे कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। ऑप्शन ए में बाबू लिखना है, ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1815 में किया गया। इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। मतलब कहने का मतलब बाबू समझिए पहले, करा ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों हैं ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है और एक ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन किया गया। कब किया गया? तो 1815 में बाबू। और इस सम्मेलन को नाम इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया, यानी इस सम्मेलन का नाम वियना कांग्रेस रखा। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 3 ऑब्जेक्टिव, जो कि आप समझ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र कौन कौन है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसके बाद ये सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, इसे क्या कहा जाता है, वियना कांग्रेस किसे कहते हैं, सम्मेलन कब हुआ था, ये आप ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा। 3 ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिएगा नोट कॉपी में। जो भी स्टूडेंट नोट कॉपी बना रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट में आप तीनों लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। उसके बाद दूसरा उपलब्धि जो था बाबू, पहला उपलब्धि ये था, दूसरा उपलब्धि में आपको लिखना है, वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। मतलब दूसरा जो उपलब्धि है बाबू वियना कांग्रेस की, वह यह है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा जो पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब जो हारे थे नेपोलियन को जो पराजित किया गया, यानी ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों द्वारा जो नेपोलियन को पराजित किया गया बाबू, उसको पुनः स्थापना का प्रयास किया गया और फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। यही आपको बाबू सटीक एवं सिंपल आंसर है। अगर आप ये लिख लेते हैं और सिंपल 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ऐसे लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर इतना आता है तो आप इतना ही लिखिएगा, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं बाबू तो मेरा गारंटी है कि आपको नंबर 4 में 4 नंबर देगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 के 2 नंबर देगा, कहीं आपको काटने का चांस नहीं बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, करा दूसरा क्वेश्चन, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था बाबू, ये पूछा गया प्रश्न है। जब हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दिए थे उसमें ये पूछा था कि मेजनी कौन था। ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर 4 मार्क्स में भी। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराते चलेंगे। कह रहा बाबू मेजनी कौन था, तो आपको सिंपल याद रखना है कि मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। इसका आंसर देखिए सटीक कितना ही और सही भी है, लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछ देगा तो इतना लिखा रहे इसीलिए ताकि आपको नंबर नहीं कटे। जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम 50 क्वेश्चन में से 50 बना के आए सब्जेक्टिव, फिर भी मेरा नंबर नहीं उतना आया जितना हम बनाए, तो बाबू नंबर कैसे आएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी आंसर जान रहे हैं और वो जो जान रहे हैं वो लिखिएगा। जैसे मेजनी कौन था तो इतना ही इसका आंसर है, तो इतना लिखिएगा तो आपको नंबर कटेगा ना। 4 नंबर के है तो कितना नंबर देगा, 1 नंबर देगा। तो नंबर यहाँ से कट ही नहीं रहा, तो नंबर क्या में ऑटोमेटिक आएगा। आपको सटीक नंबर लाने के लिए जो हम बताते हैं वही लिखल करिए। आप नोट कॉपी बनाइए, उसमें लिखल करिए। हम ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों का नोट कॉपी बनवा रहे हैं। जो स्टूडेंट बना रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनको आगे पता चलेगा कि इसका लाभ क्या होता है, और जो नहीं बना रहे वो चुपचाप बैठेंगे खाली देखेंगे। तो बाबू याद रखिएगा मेजनी जो थे इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था बाबू जिसको कार्बोनरी कहते थे। इसी का सदस्य था मेजनी, ठीक है। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का सार्थक साहित्यकार भी था। मतलब कहने का मतलब बाबू कि वह सेनापति भी था, उसके साथ साथ माने सेनापति होने के साथ साथ भी वे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। 1830 में बाबू नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, मेजनी ने कब उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, तो आप याद रखिएगा 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा, कौन आंदोलन, तो नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि परंतु वह जो थे वो सफल नहीं हो पाए, यानी गणराज्य स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। मतलब बाबू जब इसमें असफल हो गए तो मेजनी ने इटली को छोड़ना पड़ा, यानी इटली को छोड़ दिए, इटली से चले गए कहीं, ठीक है। यही पलायन माने होता है कि उड़ जाना, यानी यहाँ से कहीं और चला जाना, ठीक है, यही पलायन कहलाता है। तो यही आपको सिंपल याद रखना है बाबू। इसका आंसर जो है सटीक आंसर यही हो जाता है, लेकिन आपको इतना इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपका नंबर नहीं कर दे, और सटीक आंसर आपको है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। वह सेनापति होने के साथ साथ भी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहे। इसमें असफल रहने के कारण इटली से उन्हें पलायन करना पड़ा। इतना अगर आप लिखते हैं तो मेरा गारंटी है 100% बाबू आपका नंबर अच्छा मार्क्स आएगा, 400 प्लस आएगा, कोई नहीं रोकेगा बाबू, सब्जेक्टिव में खास करके। और जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिव का आप नोट कॉपी बनाए उसमें लिखिए। ऐसे भी आप सब्जेक्टिव की नोट कॉपी, दोनों नोट कॉपी अलग होना चाहिए, सब्जेक्टिव का अलग ऑब्जेक्टिव का अलग, उसके बाद दोनों में लिखिए, हमको व्हाट्सएप पे शेयर करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मनी के जब एकीकरण किया जा रहा था, एकीकरण हो रहा था, उसमें बाधाएं क्या थी, यानी उसमें रुकावट क्या थी, उसके बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। सबसे पहले उत्तर में यही देना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला जो है वह ऑप्शन ए में देना है, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, मतलब 300 छोटे बड़े राज्य के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधा हो रहा था। उसके बाद दूसरा में देना है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, मतलब कहने का मतलब है ये 300 राज्य में बाबू व्याप्त राजनीतिक था, सामाजिक था और धार्मिक जो था विषमताएं थे,
यानी उसमें विषमताएं थे ये 300 राज्यों में। उसके बाद तीसरा नंबर है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। मतलब ये राज्यों में बाबू राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी राष्ट्रवाद की भावना उसमें नहीं थी बाबू। इसी के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं हो रहे थे। अगला जो है चौथा पॉइंट आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मतलब कहने का मतलब है बाबू कि ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप तथा मेटरनिख जो थे उनका प्रतिक्रियावादी नीति के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। क्यों उत्पन्न हो रही थी? तो ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप के कारण और मेटरनिख के प्रतिक्रियावादी नीति के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं हो रही थी। यानी आपको 4 पॉइंट लिखना है यहाँ से 2 नंबर में अगर पूछता है तो, ठीक है। और 2 ही नंबर में पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो आपको इतना लिख देना है। आपको गारंटी कहते हैं नंबर कहीं नहीं कटेगा। आप इसे नोट कॉपी में, जो मेरे द्वारा नोट कॉपी बनाया जा रहा है, और नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और इसे लिख लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है मेटरनिख युग क्या है। यानी मेटरनिख युग एक चला था बाबू, उसी के बारे में कह रहा है कि यह युग क्या है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। मतलब कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर किसको कहा जाता है पता है? जैसे कि विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय में मगध विश्वविद्यालय, तो मगध विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, यानी उसके विश्वविद्यालय के मेन कौन है, उसी को चांसलर कहा जाता है, यानी यूनिवर्सिटी के राजा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे चांसलर के रूप में मेटरनिख ने, यानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के राजा के रूप में मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक शासन किया। यानी सोचिए बाबू कितना लंबा इनका शासन हुआ ऑस्ट्रेलिया पे। अब सोच के देखिए कि ये दोनों कितना बीच में, कितना एकदम 15 से 48 तक शासन किया बाबू। इस शासन काल में के दौरान उसने यूरोप के राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब समझिए पहले कि इतना इसके बीच में जो शासन किए मेटरनिख ने, वो इस शासन काल में यूरोप की राजनीति, कहाँ की? तो यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, मतलब इतनी अच्छी काम की, इतने लगन से काम की मेटरनिख ने कि इस कालावधि यानी इस काल को बाबू मेटरनिख युग कहा जाता है। यानी इसी युग को, जो इतने साल के बीच में जो यूरोप की राजनीति में इनका जो निभाई गई भूमिका है, इसी युग को बाबू मेटरनिख युग कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो इसे भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे या याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना तो आप फिर व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सभी के पास सही होगा, और जिनके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो, पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कह रहा है बाबू राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू। जब हम एग्जाम दिए थे उसमें पूछा था, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जब हम दिए थे उसमें पूछा था कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है। क्या है? तो एक भावना है। उनमें परस्पर प्रेम एवं एकता को स्थापित करते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों, यानी जैसे इसको हम सिंपल में बताएं बाबू, तो आप देखते होंगे अगर गांव में जो होंगे, गांव में सामाजिक होते हैं, यानी सामाजिक का एक मतलब गांव में चलता है सामाजिक संस्कृति के सब, तो उसके परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है। क्या है? तो भावना है, जो उनमें परस्पर, यानी सामाजिक में सभी तरह के आदमी होते हैं, सामाजिक में बाबू सभी तरह के आदमी होते हैं। इन्हीं के बीच में, यानी सामाजिक में बाबू इन सभी के बीच में परस्पर प्रेम, एकता को स्थापित करते हैं। प्रेम मतलब कहने का मतलब वो प्रेम नहीं समझिए,
प्रेम माने ये सब के बीच इतना लगन होता है, इतना लगाव होता है बाबू, इतना एकता होता है, जो कि राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक के बीच परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल समझिए, राष्ट्रवाद कहने का मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे गांव देहात में के ज़्यादातर गांव देहात में देखिएगा कि जो राष्ट्रवाद होता है बाबू, वो मान लीजिए कि कोई पर्व आया, तो पर्व में देखते होंगे सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक आदमी, उन कम से कम 10 से 20 आदमी आपको चंदा करेंगे, यानी पैसा तसीलेंगे। तो इन्हीं के बीच में प्रेम एवं एकता को स्थापित करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवाद। उम्मीद करता हूँ आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे, और इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स कभी नहीं काटेगा बिहार बोर्ड, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर इसका PDF डाउनलोड करना हो तो आप पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और लाइव टेस्ट देना हो सोशल साइंस का तो आप 5 स्टार स्टडी पे जाके लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 5 स्टार स्टडी पे सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बाबू, अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI की तैयारी करना चाहते हैं, वो पाई क्लासेस में ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। आपको पता होना चाहिए बाबू कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। जो भी स्टूडेंट 10th के बाद इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है बिहार पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक का यानी डिप्लोमा का फॉर्म आपको आ गया है, वो आप फिल करिए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमसे संपर्क करिए गया में। जो भी स्टूडेंट गया डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर गया में आके पढ़ना चाहते हैं, इसका प्रवेश परीक्षा निकालना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया गया है पाई क्लासेस में, गया जिला के पाई क्लासेस कोचिंग में बाबू। ठीक है, यह 2 ब्रांच से इसका, एक ग्वालबिघा में चल रहा है, एक बाईपास पे, तो कहीं भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं पाई क्लासेस कोचिंग में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी होंगे भाई बंधु, उनको बोलिएगा इसको नोटिफिकेशन, इस नोटिस को आप सभी अपने भाई बंधु के पास शेयर करिएगा, ताकि जो भी 10th के बाद या 12 के बाद इसमें आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप रफ्तार क्लासेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग की करवाई जाती है, ऑनलाइन सुविधा। और जो ऑफलाइन है वो पाई क्लासेस आ सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मैट्रिक परीक्षा के लिए। जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।